अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाउस ऑफ जस्टिस के एक लेक्चर के साथ मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज का मेरा लेक्चर का जो टॉपिक है वो है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है हाउस ऑफ जस्टिस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको एक तो सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन है इसको दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके बाद अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो जिस तरह आपने ये लेक्चर देखा है, किसी आपको कोई लिंक सेंड हुआ होगा या किसी ने शेयर किया होगा, तो इस तरह आपने भी आगे कंजूसी नहीं करनी और इस लेक्चर को आगे लोगों के साथ शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये जो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 है इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये एक्ट इसलिए बना था कि चूँकि जो इल्लीगली लोगों को डिस्पोजेस कर दिया जाता है तो जो सिविल कार्रवाई होती है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। पहले ये होता था कि बहुत ज़्यादा मतलब जिस तरह एक कहावत थी कि दादा केस करता है तो पोते जाके उसका फ़ैसला सुनते थे। तो इसको जो मतलब कोई इल्लीगली डिस्पोजेस करके उस पर जो कोई आदमी कब्ज़ा कर लेता था तो उसको फ़ौरन रिलीफ़ देने के लिए ये एक्ट जो था ये नाफिज़ किया गया। इस एक्ट के टोटल नाइन सेक्शंस हैं और इसका मकसद बेसिकली ये है कि चूँकि जो इल्लीगली लोग डिस्पोजेस होते हैं तो उनको फ़ौरी रिलीफ़ दिया जाए। ये जो एक्ट है इसके तहत जो भी कार्रवाई की जाती है वो फ़ौजदारी कार्रवाई की जाती है और ये जिस तरह एक एफ़आईआर होती है सेम लाइक वही तरीक़ाकार इसका भी है और इसको इस्तिगासा कहते हैं। जिस तरह के अगर आप जानते होंगे सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत जिस तरह एक इस्तिगासा फ़ाइल किया जाता है, कंप्लेंट फ़ाइल की जाती है, तो ये भी सेम वही तरीका है, वही प्रोसीजर है और ये एक क्रिमिनल कार्रवाई है। जो कोई भी मतलब लैंड ग्रैबर्स होंगे या जो ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले हैं तो उनके ख़िलाफ़ ये फ़ौजदारी कार्रवाई है। लेकिन इसमें आपको एक तो कब्ज़ा भी मिल जाता है और दूसरा ये होता है कि उसके ख़िलाफ़ उसे सज़ा भी हो सकती है और उसको फ़ाइन भी किया जाता है। तो इसका बेसिकली मकसद ये था कि फ़ौरी रिलीफ़ दिया जाए। इसके अलावा आपको अगर इल्लीगली डिस्पोजेस कर दिया गया है किसी प्रॉपर्टी से, किसी मकान से, किसी और मतलब प्लाट वगैरह से या कोई ज़रूरी ज़मीन है उससे अगर आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है इल्लीगली, तो उसमें आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, आपके पास मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ अवेलेबल हैं जिनमें आप सबसे पहले सिविल दावा कर सकते हैं जो कि स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट के तहत होता है। उसके अलावा आप अगर ये ज़रूरी ज़मीन है और कोई मज़ारे वगैरह वहाँ पर आपने बिठाए हुए हैं, वो जगह आपको वापस नहीं मिल रही, तो आप उनके ख़िलाफ़ रेवेन्यू कोर्ट्स में एजक्टमेंट पिटीशन फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी आपके प्लाट से, किसी मकान से या किसी ऐसी जायदाद से डिस्पोजेस कर दिया गया है जिसके आप मालिक हैं, तो इल्लीगली तौर पर किसी बंदे ने आपको वो डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो आप उसके ख़िलाफ़ सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार ये होता है, सबसे पहले मैं इसके तरीक़ाकार पर बहस करूँ उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँ कि इसका जो प्रीएम्बल है तो उसमें एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि प्रॉपर्टी ग्रैबर्स, जिसका मतलब है कि ये शुरू में तो ये वो होता था कि ये सिर्फ वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ इस्तिगासा फ़ाइल किया जाता था इस इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत कि जो लैंड ग्रैबर्स होते थे, जो फर्स्ट टाइम अगर किसी को इल्लीगली डिस्पोजेस करते हैं तो उन पर ये एप्लीकेबल नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी ज़मीनों से गए। क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो बेशक लैंड ग्रैबर्स हों तब भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन अगर लैंड ग्रैबर्स में नहीं है, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम भी ये हरकत की है, तो तब भी आपने अगर उनके ख़िलाफ़ इसके तहत कार्रवाई की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना था। बाद अज़ां जब ये प्रैक्टिस चल पड़ी तो बाद अज़ां फिर इस पर एक जजमेंट आई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो उस जजमेंट के तहत वो है 2020 PCRLJ 1467, 2020 PCRLJ 1467। तो इस जजमेंट में बड़ी डिटेल से ये हेल्ड किया गया और इसमें कहा गया कि कोई भी लैंड ग्रैबर्स होता है तो वो बचपन से तो नहीं होता या वो पैदा ही लैंड ग्रैबर्स तो नहीं होता, डेफिनेटली उसने फ़र्स्ट टाइम ये काम करना होता है। फ़र्स्ट टाइम उसने किसी को इल्लीगली डिस्पोजेस करना होता है तो तब भी आगे जाके वो एक पक्का लैंड ग्रैबर बनता है। लेकिन अगर फ़र्स्ट टाइम वो किसी को इल्लीगली डिस्पोजेस कर देता है तो क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती? तो इसको बड़ी डिटेल से इस जजमेंट में डिस्कस किया गया है। तो उसमें कहा गया था
कि बेशक उसने फ़र्स्ट टाइम ही किसी को इलीगली डिस्पोजेस किया है, तब भी वो इसी एक्ट के तहत, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत ही उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और इस्तगासा उसके ख़िलाफ़ हो सकता है। अब इसमें जब आप इसके तहत कार्रवाई करते हैं तो सेक्शन 3 एंड 4 की आपने तहत इस्तगासा फ़ाइल करना है। उसमें ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आपने अपने ज़हन में रखना है कि जिस तरह एक एफ़आईआर लिखी जाती है तो उसमें टाइम ऑफ अकरेंस, टाइम ऑफ प्लेस और किन के सामने हुई है, ये सारी चीज़ें डिटेल से लिखी जाती हैं। तो इसी तरह इस इस्तगासे में भी ये सेम लाइक एफ़आईआर ही है, फ़ौजदारी कार्रवाई ही है। तो इसमें भी आपने टाइम ऑफ अकरेंस लाजमी लिखना है, टाइम ऑफ प्लेस टाइम ऑफ अकरेंस लाजमी लिखना है और किस जगह पर ये हुआ है वो जगह लाजमी लिखनी है, कब हुआ है, सारी डिटेल आपने उसमें अपने इस इस्तगासे में लिखनी है। इसी तरह आपने 7 गवाहों का लाजमी ज़िक्र करना है, जो आपके गवाह हों, के जिस चीज़ के गवाह हों कि ये प्रॉपर्टी आपकी थी, आप इस पर पहले से काबिज़ थे और बाद में आपको यहाँ से इल्लीगली डिस्पोजेस कर दिया गया। अगर ये चीज़ आप मेंशन नहीं करेंगे, गवाहों का ज़िक्र नहीं करेंगे, टाइम ऑफ प्लेस, टाइम ऑफ अकरेंस नहीं लिखेंगे कि किस कब हुआ, दिन नहीं लिखेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, तो आपका आगे इस्तगासा जाके ये डिसमिस भी हो सकता है। इसके बाद जब आपने ये इस्तगासा फ़ाइल कर दिया तो इसमें इस्तगासे के साथ एक चीज़ आपने और लाजमी करनी है कि सेक्शन 7 के तहत आपने इंटरन लीफ लाजमी मांगना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह एक सिविल दावा होता है तो आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन साथ फाइल किया जाती है, परमानेंट इंजंक्शन का दावा हो तो उसमें इंटरम रिलीफ मांगा जाता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ आपने इंटरम रिलीफ की एप्लीकेशन साथ लगानी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप साबित कर देते हैं कि ये मुझे इलीगली डिस्पोजेस किया गया तो आपको कब्ज़ा फ़ौरन रिस्टोर भी हो सकता है सेक्शन 7 के तहत, सेक्शन 7 एंड 8 के तहत। तो इंटरम रिलीफ की अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो उस पर आपको फ़ौरन कब्ज़ा भी मिल सकता है। इसके बाद जब आपने कंप्लेंट फ़ाइल कर दी, उसके बाद आप ये करेंगे कि आपका एक वो जो स्टेटमेंट होती है जो गवाहों की और प्लस जो कंप्लेनेंट है उसकी एक स्टेटमेंट होगी। ये सेशन कोर्ट में फ़ाइल होगा और किसी भी एडिशनल सेशन जज के पास ये आगे मार्क होगा। वहाँ पर आपकी जो कंप्लेनेंट प्लस उसके जो विटनेसेस हैं, साथ आपने जो गवाहों की लिस्ट लगाई होगी तो उनके इंटरम वो वहाँ पर बयान होंगे। उसके बाद जो जज साहब हैं वो पुलिस रिपोर्ट मांगेंगे। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पुलिस रिपोर्ट है, क्योंकि पुलिस से ओपिनियन मांगी जाती है, वो मौका पर जाती है, मौका पर जाके वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करती है, दोनों पार्टीज़ को बुलाती है, वहाँ पर उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करती है कोर्ट में। तो यहाँ पर आपने जब कंप्लेंट फ़ाइल करें तो आपने अपने स्टेटमेंट करवा के पुलिस के वो आसरे पर नहीं बैठ जाना। यहाँ आपने ये काम करना है कि पुलिस, चूँकि आपको पता है कि वो जो पार्टी मौका पर मौजूद होती है और स्पेशली जो पार्टी उनको थोड़ा सा मतलब वो लुक आफ्टर वो साथ साथ करती रहती है अपने मैटर्स की और पुलिस से तावन भी करती है, तो पुलिस उसके फेवर में भी रिपोर्ट मुरतब कर देती है, चाहे हक़ाइक़ कुछ भी हों। तो आपने जब ये इस्तगासा आपने फ़ाइल कर दिया, रिपोर्ट का आर्डर हो गया, तो आपने पुलिस को कोशिश करें पहले तो साथ लेके जाएं। अगर साथ नहीं लेके जाते तो जिस दिन रिपोर्ट हो आप वहाँ पर लाजमी पुलिस के साथ वहाँ मौका पर मौजूद हों, अपनी रिपोर्ट खुद वहाँ सामने बैठ के बनवाएं और उसके बाद भी उनसे राब्ते में रहें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पुलिस की रिपोर्ट पर ही इस इस्तगासे को डिसमिस कर दिया जाता है या एडमिट किया जाता है। तो जो पुलिस की रिपोर्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इससे पहले तो ये होता था कि पुलिस की ओपिनियन पर ही इसको डिसमिस और वो सब कुछ कर दिया जाता था, कार्रवाई कर दी जाती थी। लेकिन बाद इसमें कुछ जजमेंट्स आई हैं कि चूँकि पुलिस रिलीफ नहीं देती तब भी ये इस्तगासे वगैरह की नौबत आती है। तो अगर इस्तगासा आपको पुलिस से पहले रिलीफ नहीं मिला, आप उसके बाद इस्तगासे में आए, तो फिर पुलिस की रिपोर्ट पर ही आपको रिलीफ मिलने या ना मिलने का फ़ैसला होना है, तो फिर तो वो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी वहाँ से सफ़र करके आए हैं। तो अब यहाँ पर जजेस साहिबान को ये देखना चाहिए कि पुलिस की रिपोर्ट पर ही टोटली डिपेंड ना करें, बल्कि जो एविडेंस आपने दिए हैं, जो आपकी शहादत वो मतलब हुई है, स्टेटमेंट वगैरह हुई है, डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाए हैं, मौका पर गवाहान की जो पुलिस गई है तो उनके जो स्टेटमेंट्स आई हैं, उसके अलावा जो आपके ऑनरशिप के प्रूफ्स वगैरह आपने साथ लगाए हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। दूसरी पार्टी जब अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है तो उसने जो अगर अपने कोई सबूत वगैरह लगाया है नहीं लगाया, तो इन सारी चीज़ों को देख के उसके बाद फ़ैसला करे कि आया ये आपकी प्रॉपर्टी बनती है या नहीं बनती है, इस्तगासा आपका एडमिट होना चाहिए या नहीं।
अगर एडमिट हो जाता है तो उसके बाद फिर ये होगा कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं जिनके आपने नाम दिए हैं कि उन्होंने आपको इलीगली डिस्पोजेस किया है, तो उनको नोटिस किए जाते हैं, वो आएंगे। बेलेबल ऑफेंस है, उसमें उनको मुचलके करवाने का हुक्म दिया जाएगा। 50,000, लाख, 30,000 जो भी आर्डर रहा उस पर वो मुचलके देंगे। मुचलके देना ज़रूरी है। एक बार नोटिस हो गया तो मुचलके देना ज़रूरी है, बेशक जो भी मुखालिफ पार्टी हो, चाहे जितना बड़ा भी कोई आदमी हो, उसे मुचलके लाजमी देने होंगे। इसके अलावा मुचलके देने के बाद अगर वो दूसरी पार्टी समझती है कि हम बेगुनाह हैं, ये हमें बेगुनाह फंसा दिया गया है, तो वो 265K की एप्लीकेशन लगा के CRPC के तहत 265K की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमारा कोई जुर्म नहीं है, हमें बेगुनाह फंसाया जा रहा है। आप अपने सबूत साथ लगा के वहाँ पर उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो उस पर आप बरी भी हो सकते हैं, फ़ौरन उसका ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आगे जवाब आएगा, फिर उस पर बहस होगी, उसके बाद फ़ैसला होगा। इसके बाद जब ये सारी कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसके और उसके गवाहों की स्टेटमेंट दोबारा होगी, फिर उन पर जिरा होगी। जो मुखालिफ पार्टी है रिस्पोंडेंट साइड से वो जिरा करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्री कोई अगर है तो वो आप सारा देंगे। फिर इसी तरह रिस्पोंडेंट का वो उनकी स्टेटमेंट आएगी, क्रॉस एग्जामिन होगा, फिर उन पर भी वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं देंगे, तब जाके इसका डिसीजन होगा। और इसमें डिसीजन आने के बाद आपको कब्ज़ा रिस्टोर भी हो सकता है। पहले एक और बात जो होती थी कि ये पता नहीं होता था कि ये अपीलेबल ऑर्डर है या नहीं है, क्योंकि जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 है उसमें कहीं भी इसकी कोई अपील की प्रोविज़न नहीं देगी। तो उसमें ये होता था कि कुछ अपील करते थे, कुछ वो रिट पिटीशन फाइल कर देते थे। तो बाद जो एक जजमेंट आई है 2021 MLD 580, इसमें बताया गया है और डिटेल से डिस्कस किया गया है, ये एक अपीलेबल ऑर्डर है। दोनों पार्टीज़ में से, चाहे कंप्लेनेंट है या रिस्पोंडेंट है, जिसके भी अगेंस्ट कोई फ़ैसला किया गया है, और अगर वो समझते हैं कि ये उनके ख़िलाफ़ गलत फ़ैसला किया गया तो वो इसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। अब ये आपने इसके ख़िलाफ़ रिट नहीं करनी बल्कि अपील ही करनी है। अपील करनी है तो आप उसमें आगे हाई कोर्ट में जाके अपील करेंगे। इसके अलावा जब दोनों पार्टीज़ की जो होगी शातें कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद जिस तरह एक आम FIR वगैरह हो या 200 CRPC के तहत इस्तग़ासा हो, तो जिसमें एंड पर वो जाके 342 की स्टेटमेंट दी जाती है, सेम लाइक यहाँ पर 342 की स्टेटमेंट भी दी जाएगी, और उसका जवाब देने के बाद फिर आगे फाइनल आर्गूमेंट्स आने के बाद इसका डिसाइड किया जाएगा। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ड्राफ्टिंग है। अगर आप इसमें ड्राफ्टिंग करते वक्त कोई गलती कर गए तो आपको उसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। आप जब अगर ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के सेक्शन 3(4) का अगर ये इस्तग़ासा आपके ख़िलाफ़ हो जाता है, तो जो कब्ज़ा ग्रुप है, अगर वो कब्ज़ा ग्रुप वहाँ पर बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी बेशक आपकी है, तो आपकी छोटी सी मिस्टेक से ये होगा कि ये जो कब्ज़ा ग्रुप है इसके हक़ में जब फ़ैसला हो जाएगा तो वो इसकी अटेस्टेड कॉपीज़ वगैरह लेके, अगर आप उसके बाद सिविल में भी दोबारा जाते हैं, सिविल में भी जा सकते हैं। ये भी रेमेडी आपके है कि यहाँ ख़ारिज होने के बाद भी आप सिविल में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत दोबारा आप दावा कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में ये होगा कि आपके ख़िलाफ़ एक ऑलरेडी डिसाइडेड जो इस्तग़ासा है, तो उसके अटेस्टेड कापी मुखालिफ पार्टी के पास होंगी, कब्ज़ा ग्रुप के पास होगी, तो वो उसकी कॉपीज़ वहाँ पर भी देगा तो और कहेगा कि ये उन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा है, वो लीगली यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए इसको मेरे जो तमाम दोस्त वकील हज़रात हैं या लिटिगेंट हैं, तो उनसे ये मेरी दरख्वास्त है कि अगर इसके तहत आप जाते हैं तो इसमें छोटी सी भी मिस्टेक आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। तो अगर आम आदमी है तो वो इस तरह का कोई भी मैटर है तो अपने जो लॉयर्स वगैरह हैं उनसे लाजमी डिस्कस करें। लॉयर्स हज़रात से मेरी दरख्वास्त है कि इसको आपने मतलब एक अच्छी तरह तैयारी के साथ जाना है, ताकि आपका ये जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत आप आ रहे हैं, जो जल्दी रेमेडी आपको मिल सकती है, तो उसमें आपको कोई नुकसान ना हो और आप उसमें सुरखरू हों। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आखिर में थोड़ी सी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स वगैरह, अपने जानने वालों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो। तो इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो
कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं उस पर अगर जवाब वहाँ पर दे सका तो ठीक, नहीं तो मैं एक अलग से लेक्चर वो दोबारा रिकॉर्ड करवा दूँगा, क्योंकि कमेंट्स जो इतने आते हैं तो सबका जवाब देना मुश्किल होता है, लेकिन मैं उन सब पर एक अलग से लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करवा दूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी